सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। अगली हम लोग ऑब्वियसली पहली खबर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है इस वक्त मुल्क भर में वो यही है कि PTI हाउ PTI लॉस्ट द केस इन द सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी लोग अग्री भी कर रहे हैं उनकी रैशनल और लॉजिक से और रीजनिंग से। असद, आपका क्या ख्याल है? कल हम इस पर काफ़ी डिटेल में बात कर रहे थे। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इस केस में नहीं। और मेरा तो ख्याल में ये सारा कुछ जो हुआ है ये और कोई उसकी वजह नहीं है, ये PTI की अपनी गलती है और एक पुरानी मेंटालिटी के तहत जो है उन्होंने सारे मामलात को चलाया। आप जब भी इतने कंफर्ट जोन में हो कि जी अमूमन हाँ फैसले जो हैं हमारे हक़ में हो जाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी तय हो जाती हैं, फिर आप थोड़े कैजुअल हो जाते हैं। इस सारी केस के अंदर वो जो इसकी बारीकियाँ हैं और उन्होंने ये कर दी, ECP नहीं फिर ये कहा, इंट्रा पार्टी ऐसे हो उसको, चले वो तो सब लोगों ने देख लिया है। मैं ज़रा उससे हट के बात करना चाहता हूँ कि ये सारा मामलात ख़राब कराया है PTI के अपने वकीलों ने, और उसके साथ साथ जो उनकी हैंडलिंग थी ऑफ द सिचुएशन कल के सारे दिन में वो कुछ ठीक नहीं थी। ECP ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, उनके केस में मेरे ख्याल में ज़्यादा स्टांस अच्छा था, उनकी दलील बेहतर थी, ना कि PTI ने फ़ाइट अच्छी नहीं की। फ़ाइट उनकी ठीक थी लेकिन ज़ाहिर एंड में फिर एक तरफ ही फैसला होना था। उसके साथ साथ कल जो एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो भी बिल्कुल इनकैप्सुलेट करता है जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के हैं जो इलेक्शन कराने थे, वो भी एक थोड़ी देर के लिए रोस्ट्रम पे थे और उनकी काजी फ़ाइज़ा से एक बाकायदा बहस हो गई और जिस पे उन पे अली ज़फ़र ने हैड टू अपोलोजाइज़। अब मुझे ये बताएं, ये एक PTI मेंटालिटी है कि जी आप जगह को देखें, आप देखें कि मामलात कितना सेंसिटिव है। वो सामने जो बंदा बैठा है वो आपकी पूरी पार्टी का एक फ्यूचर डिसाइड करे जिसके आप वाहिद एक मेंबर नहीं है, आप कितने ज़्यादा मेंबर्स हैं। वो लड़ पड़े उनसे, उन्होंने उनके ऊपर बायस होने का इल्ज़ाम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के दौरान। ये भी एक बिल्कुल बात बताती है कि जी वो जो कंटेनर पॉलिटिक्स है वो अभी तक बाहर नहीं निकली। नहीं, I'm सरप्राइज कि कंटेम्प्ट का इसमें कोई एक्शन हाँ, और एग्जैक्टली वो तो कह रहे थे मैं कंटेम्प्ट लगा दूंगा, फिर अली ज़फ़र साहब ने कवर किया और उनको भेजा भाई यहाँ से जाओ। उसके साथ साथ आज के दिन ये भी बात पता चली है, खान साहब ने भी मतलब डियाला से भी कुछ मैसेजेस बाहर आए हैं उनकी, जो आज के दिन उनके जो बाकी केसेस चल रहे हैं, मेरे ख्याल में आज तोशा खाना वाला था कि जी मुझे मुकम्मल टाइम नहीं मिला टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मुशावरत के लिए अपने लोगों से, और फिर वही रेट्रिक सारा कि नवाज शरीफ जो है वो ऐसे हैं और फलाने ज़रदारी ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है PTI के लिए, और मैं जैसे शुरू में मैंने कहा कि PTI को शायद आदत नहीं है इस किस्म के लॉसेस की। देखिए इसमें ना 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये कि बिल्कुल ठीक है, जो लोग इसके फैसले के ख़िलाफ़ हैं वो तो ख़िलाफ़ हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज़्यादती हुई है। जो इसके हक़ में हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जिस तरह आपने बात की कि ECP का केस स्ट्रॉन्ग था, जो इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो उसमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मामला चला गया था तो सुप्रीम कोर्ट क्या लोगों की ख्वाहिश देखता या केस का मेरिट देखता। अच्छा, अब एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ बात ये है कि ये वाहिद सज़ा तो नहीं थी जो दी जा सकती है, फ़ाइन भी किया जा सकता था, दोबारा से इसको जो भी मामलात ठीक नहीं थे उनको ठीक करने का भी कहा जा सकता था, और ये पहले हो चुका है कि फ़ाइन किया गया और उसके बाद बहाल कर दिया गया है सिंबल। ये तो एक्सट्रीम डिसीजन था जो कि लिया गया। सो अगेन अब फैसला आ गया है तो अब लोग भी इस पर तबसरा करेंगे, TV चैनल्स पे भी होगा, इस पे किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक जो चीज़ जो है ना लोगों को जो चुभ रही है वो ये है कि अच्छा ठीक है, जो भी फैसला आया है, ये जो भी फैसला है आपने पढ़ लिया ना, बिफोर द कोर्ट वाज़न्ट कि जी ECP का जो फैसला था कि जी इनको पार्टी सिंबल, पोल सिंबल नहीं यूज़ करने देंगे, वो फैसला वाज लेट्स से एक्सट्रीम। वो ये मैटर बिफोर द कोर्ट था ही नहीं कि एक्सट्रीम था कि नहीं था। मैटर ये था कि जी ECP ने जो डिसीजन लिया है वो गलत लिया है और वो गैर कानूनी है। ये वाज द पॉइंट दैट सुप्रीम कोर्ट, ये जो फैसला आ गया है, ठीक है,
ये फैसला तो जल्दी भी आ सकता था। ये जो एक एक घंटा करके डिले हो रहा था और उसके बाद रात को मिडनाइट के बाद आया है ये, सो इसमें भी जो है लोगों के शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं इसमें भी कि जी था भी कंसेंसस डिसीजन। लेकिन आपको लगता नहीं जब एक दफ़ा आपकी एक विक्टिम मेंटालिटी शुरू हो जाए और आप एक दफ़ा ये सोचना शुरू कर दें कि जी हर चीज़ इज़ अ कंस्पिरेसी और साजिश अगेंस्ट योर पार्टी, देन ऑटोमेटिकली नो मैटर व्हाट यू डू। हालांकि मेरे नज़र में टाइम एक्सटेंड करना ECP का कि अच्छा ठीक है रात को 9 बजे लास्ट टाइम डेडलाइन होगी, फिर 11 बज गए, दैट वाज आल्सो इन गुड फेथ। इस पे आपको नहीं लगता कि इतने क्रूशल मैटर पे इसको केयरफुली मतलब एडजुडिकेट करना चाहिए, टेकिंग योर टाइम, लिसन टू बोथ पार्टीज, आर्ग्यूमेंट्स सुनने चाहिए और मतलब एक प्रॉपर एक रीजनिंग के साथ और केयरफुल। बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स तो सुन लिए हुए थे ना, उसके बाद जब फैसला आना था तो उसमें एक एक घंटे का डिले हो रहा था। और क्योंकि अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, टाइम लेना चाहिए। काजी भाई का कभी यही कहना था ना कि आप मशहूर क्या है, रूमर्स क्या हैं, आप ले आए, बात प्रूफ करें। बात असल में ये है ना कि हम तो इस तरह तो अज्यूम करें कि जी हर चीज़ ये है, इस वजह से है, उस वजह से है, बट अनलेस यू हैव सॉलिड एविडेंस बात फिर वही है कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखें इस मुल्क में तो SHO का भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उन्होंने जो किया है वो ठीक ही किया होगा, लेकिन शकूक व शुबात हैं, रहेंगे, उसमें इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या इस चीफ का भी कसूर नहीं है। तारीख बताती है कि मसले रहे हैं। तो अब ये कहना कि जी शक भी ना करो, अगेन आप मुझे कहेंगे मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करें कि लोग भी ना करें, ऐसे होगा नहीं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, विक्टिमहुड वाला कार्ड जो प्ले करना है ये उनका हक है। वो इलेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये तो तमाम पार्टीज करती हैं। मतलब PMLN आपको आज भी बताएगी कि उनके साथ 2018 में ज्यादती हुई, ठीक है, आज भी बताएगी कि उनके साथ 96 में ज्यादती हुई। तो अगर ये अभी कह रहे हैं PTI वाले कि हमारे साथ आज ज्यादती हो रही है, तो अगेन इसका कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरी चीज मैं ये करना चाहूंगा कि ये शायद है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही। इस पे हमने कल बड़ी तफसीली बात की थी कल के शो में। इसकी सॉरी क्रिकेट एनालॉजी यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी नसीम शाह जब इंजर हुआ ना वर्ल्ड कप के लिए, तो लोगों ने बड़ा दुख किया कि ओहो नसीम शाह इज गोइंग टू मिस द बिगेस्ट इवेंट ऑफ हिज लाइफ और ये वो नसीम शाह के हक में चला गया। उसकी वजह ये कि नसीम शाह होता भी तो पाकिस्तानी टीम ने इतनी बुरी तरह हारना था, क्योंकि मसला बॉलिंग है ही नहीं, मसला बैटिंग है। इस बैटिंग के साथ आप हर जगह जाके हारोगे। सो यहाँ पे भी जो मसला है इकोनॉमी का, इस मुल्क का, वो इन इलेक्शंस में ठीक नहीं हो सकता। और इन इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब वो सख्त डिसीजन लेंगे तो रियासत की और सरकार की चपकलिश होगी। जब चपकलिश होगी तो अवाम पहले कह रहे हैं कि जी ये जो हुकूमत है ये राइटफुल, मतलब ये सही नहीं है। फिर जब रियासत के साथ भी टकराव होगा, ये तो मुझे लगता है कि शायद PTI के हक में चला जाए सारा मामला। हाँ बिल्कुल। देखें जाहिर है वो इलेक्शन इफेक्टिवली कंटेस्ट करने जोगे नहीं रहे अपनी पार्टी से, जो वो करना चाह रहे थे। वो तो चलें इस फैसले से आ गए। उस फैसले की अगर सख्ती की नौयत करें तो हाँ और बड़ी चीज़ें हो सकती थी। इनफैक्ट वो इस चीज़ को मज़ीद डिलिबरेट कर सकते थे और कह सकते थे ECP को जी जो आपकी डेडलाइन है 13 की उसको 15 कर दें, हम और सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कल के दिन हुई हैं, यानी कि आप एक चीज़ ले लें कि जी अकबर एस बाबर से लेकर बाकी दीगर रहनुमा जो हैं उन्होंने आके जब कह दिया कि जी हम सीनियर मेंबर्स हैं इस पार्टी की और जब पार्टी इलेक्शन हुए तो हमें हिस्सा नहीं लेने दिया। फिर वो पैसों वाली बात की जी इसका, लेकिन उस पे उनका ये आर्गुमेंट है ना कि इनकी तो हमने रुकनियत कैंसिल कर दी थी फलानी डेट से पहले, लेकिन वो भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। अच्छा दूसरा प्रोसीजरल के असद उमर की बात हो जाए, वो उनके जनरल सेक्रेटरी थे, वो वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, हट गए उधर से। उसके बाद उमर यूब बन गए। उन्होंने पूछा जी कैसे बन गए, आपने इलेक्शन कराया, आपने सारे नॉमिनेशन पेपर्स फील्ड किए, फिर जी वेबसाइट पे हमने लगाए थे, फिर हमने उतार दिए। बात सिर्फ ये है कि बाकी सारी बातें आपकी उस हद तक ठीक हैं कि बड़ी सख्त है, शुकुक व शुबात भी होंगे, लेकिन एक कैजुअलनेस का एटीट्यूड जो है वो नज़र आता है। और उसकी वजह मैं बता देता हूँ, वो मेंटालिटी है कि जी एक अनटचेबल मेंटालिटी जो होती थी वो उसके अभी तक ये शिकार है। तो आपकी बात को मैं और ऐड कर दूंगा कि ये बेहतर क्यों इनके लिए कि ये इस चीज़ से सीखेंगे। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ भी है, सो ये भी हो सकती है, अगेन वी डोंट नो, हम तो टेबल लगा रहे हैं ना। ये आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक हो सकती है। दूसरी तरफ उम्मीद तो कम ही है, लेकिन हो सकता है ये इतने सियाने हो कि ये कह रहे हो कि बस ठीक है ये हारते हैं ये वाला केस, ठीक है, हम और विक्टिम बन के जाएंगे, हम हारेंगे, जो अगली हुकूमत आएगी वो हमारे से ज़्यादा मुश्किल में होगी। सो
हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि इनके सारे ये मामला जो है ना, ये पीछे कुछ मुकला है जो इस सारी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन आपके पास वकील तो ये कहते हैं कि वकील केस नहीं आता, क्लाइंट केस आता है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि अब जिस तरह होता है ना कि हमने जब ये 5 साल वाला फैसला हुआ, वो जो ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है वो तो ज़ाहिर, वो तो वकील खुद कह रहे हैं कि वकील नहीं केस आता। देखिए, जो हमने पहले फैसला आया कि जो आप इलेक्शन जो है 5 साल बाद लड़ सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। सो अगेन हमारा उसमें था कि जी फैसला तो मुस्बत है, उसकी वजह ये कि आज किसी और के काम आ रहा है लेकिन कल किसी और के भी काम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो ये है कि क्या अगली दफ़ा ये कानून फिर तो नहीं बदल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हालात के हिसाब से कवानीन बदलते रहते हैं। अच्छा, ये आज हम कह रहे हैं कि जी बड़ी मुस्बत बात है कि पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने मिल के ये पूरी कौम को दिखा दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा फाइन, जबरदस्त, अगली दफ़ा बदल तो नहीं जाएगा कि नहीं होन खैर होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो देखिए बात असल में ये है कि दोनों साइड्स पे लॉजिक है, आप मेरिट है, जिस तरफ आप टिल्ट कर जाएं, जिसको आपने ज़्यादा इंडोर्स करना है तो उसके लिए आप किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं। 100% ये बात ठीक है, और इसलिए हम यहाँ पे एक पैगाम देना चाहेंगे अवाम को कि आपने ना जज्बाती नहीं होना। आप चाहे इस पार्टी पे हैं चाहे उस पार्टी पे हैं, मुंह से झाग निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वक्त एक जो है उसको हमें लग रहा है कि फायदा पहुंच रहा है, एक को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जब आपस में डील करें ना तो इस तरह बैठ के करें कि अच्छा जो होना सी हो गया, सी ताड़ना की थी, तुसी साड़ना कर रहे हो। एक वक्त होता है जब आप चुप करके बैठ जाओ। और एक और बात, लेकिन लड़ाई लड़नी थी। और एक और बात इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊं कि जो वक्त से पहले सेलिब्रेशन है ना, वो ना करें। वो देखें, वो बहुत उल्टी पड़ जाती है। कल के दिन जो वो प्लान बी था, वो प्लान बी तो वो जो PTIN के जो चेयरमैन उन्होंने आके कह दिया कोई मुआहदा शायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और वो बात ख़त्म होगी वहीं पे। तो यानी कुछ उसके अंदर था, वो बकौल शायद मुआहदा हुआ हो, वैसे हुआ, लेकिन एंड में उसने कहा यार हवा जिस तरफ है हम उस तरफ बात करेंगे। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक टू बोलो जनाब। ब्रेक से पहले हम काफ़ी कंस्पिरेसी थियरीज डिस्कस कर रहे थे जो अली की अपनी है। अली, आपका क्या ख्याल है, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो डिसाइड किया था कि हम इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस नकवी हम उनकी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या आपको लगता है कि जो रिसेंट जजमेंट थी आफिया शहबानो ज़िया की, जिसके अंदर वो डिसीजन ये था कि नहीं हो सकती, आप किस साइड पे हैं? देखिए, जब होगा तो देखेंगे। फ़िलहाल तो अगेन तारीख़ अपनी उठा के देखें तो केसेस बनते हैं सरकारी, मतलब सरकार के ख़िलाफ़, जो लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, जो कि वोट लेके आते हैं, जिनकी पक्की नौकरी नहीं होती। सो पक्की नौकरी वालों के ख़िलाफ़ मैंने तो कभी कोई ज़्यादा कार्रवाई होते देखी नहीं। जब होगी तो फिर इस पर तबसरा भी करेंगे। और जो देखिए जजेस की हद तक तो ये बात असल में बात क्यों हो रही है, ये तो इसलिए हो रही है कि 2 जजेस ने आगे पीछे रिज़ाइन कर दिया और उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो तो हम चले यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे टेक्निकलिटी है ना, देखें जस्टिस नकवी के खिलाफ जो एलिगेशंस आई थी वो प्रोसीजर ऑलरेडी शुरू हो चुका था, नोटिस इशू हो चुका था, जिसका रिप्लाई जस्टिस नकवी ने कर दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ ऐसी कोई एलिगेशन नहीं आई। उन्होंने छोड़ा तो इस वजह से ना, छोड़ा किस वजह से, उनकी रीजनिंग वो तो कंस्पिरेसी अली बता सकते हैं। नहीं, कंस्पिरेसी नहीं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस वजह से छोड़ा कि जैसे नकवी की प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो उससे नाखुश थे कि ऐसे आप नहीं एहतसाब कर सकते, इसमें कुछ है ही नहीं, ग्राउंड्स नहीं है। उनका जो स्टे है चले उनका स्टांस, तो मैं ये दोनों लिंक्ड हैं, इनको लदा नहीं किया जा सकता। और दोनों ने इतना प्रूव कि जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स, एजाजुल एहसन के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन नकवी के खिलाफ जो प्रोसीडिंग हो रही है उस पे तो उन्होंने लेकिन वो तो व्हाइल ही वाज इन सर्विस, ड्यूरिंग सर्विस उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हुई है ना। अब वो रिटायर, बट अगर आप इस तरह अलाउ करेंगे जजेस को कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो और वो रिजाइन कर जाएं, रिजाइन के बाद उनकी वो पेंशन्स होती हैं, तो आप इस तरह तो आप इजाजत दे रहे हैं सबको कि जिसके कोई खिलाफ प्रोसीडिंग तो हर जगह से रिटायर करने की हर शख्स को होती है, वो तो अपना जाती फैसला है कि आप रिटायर करें। बट एट द टाइम व्हेन देयर इज अ पेंडिंग केस और प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, कभी भी रिटायर कर सकते। वो तो लूप होल उन्होंने ढूंढा है ना। नहीं, लेकिन रिटायरमेंट शुड नॉट लेट यू एस्केप दोस प्रोसीडिंग्स। आई थिंक देखिए, आप वकील हैं, आप कह रही हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो खामोश हैं। और उसके बाद अगर देखिए ये तो बात वो हो रही है कि जी रिटायरमेंट के बाद प्रोसीडिंग्स हो सकती है, नहीं इनिशिएट तो नहीं, ये वो क्वेश्चन है। मेरा तो अपना ख्याल है कि अगर तो बात अगर फेयर करनी चाहिए तो जैसे कहते हैं जो स्मेल टेस्ट होता है, ये वाला केस नहीं पास करता कि उन्होंने एकदम से क्यों रिजाइन कर दिया। जैसे आपने खुद ही फरमाया हमें नहीं पता उन्होंने क्यों रिजाइन किए,
तो ये पता होनी चाहिए बात कि क्यों 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 रिज़ाइन किया, और अगर नहीं पता करनी किसी ने तो फिर ठीक है, फिर ये मैं समझ आ जाएगी ना, क्लैरिटी आ जाएगी जी कि नहीं हो सकता उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकता, तो ठीक है फिर हम बात ही नहीं करेंगे इस बारे में। नहीं, अगर रिटायरमेंट के बाद किसी ने अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन अगर लेके आनी है सामने या प्रोसीडिंग शुरू करनी है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन अगर जस्टिस नकवी की ऑलरेडी चल रही है, हाउ कैन यू चैलेंज दैट? दोस प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हैं और वो उनका रिप्लाई भी कर चुके हैं कि जी एलिगेशंस। देखिए मैं आपको एक बड़ी सादी बात बताऊं, ये हमारे भी पे स्केल से ऊपर है। ये जो इस वक्त हमारे जो हुक्मरान है ये उनके भी पे स्केल से ऊपर है। इंतखाबी निशान बहैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं बांटे जा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। NA79 राना साजिद विकेट, वो अभी रहना चाहते हैं, ये PTI कैंडिडेट्स हैं। अरकम खान रैकेट, यानी कि वो स्पोर्ट्स की तरफ रहना चाहते हैं। सुहेल चीमा ने लिया प्याला, मेरे ख्याल में लेते नहीं है, वो दे देते हैं बस। अच्छा अब आखिरी दो देखें, वो बड़े मजे की हैं। नासिर चीमा को मिला है रोलर कोस्टर और बिलाल नासिर चीमा को मिला है इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजर। सो ये देखें ना, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले ये मिलता है या ये खुद मतलब जो भी अवेलेबल होती है चीज़ वो आपको मिल जाता है। ये जो हमारे फिक्सेट वाले थे ना कराची से, PTI के जो MPA थे कि MNA थे, उनको मिला बैंगन। हाँ तो ये एक दौर में तो बड़ा इसको ना स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाता था ख़वातीन को ख़ास तौर पर डिस्करेज करने के लिए कि वो इलेक्शन ना लड़ें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। उनको ऐसे सिंबल असाइन कर दिए जाते थे जिस पे उनका मजाक उड़ सके। सो ये भी तारीखी तौर पे पाकिस्तान में हो चुका है। सो ये बड़े मसाइल हैं। देखिए ये इलेक्शन सिंबल वाली चीज़ मेरे ख्याल में पिछले 2 इलेक्शन के अंदर जो पिछले हुए हैं उनमें तो हमने कभी इसके ऊपर ऐसी बहस की ही नहीं जैसी इस वक्त हो रही है, और वो भी इस वजह से क्योंकि ECP ने जो सारी कार्रवाई की PTI के खिलाफ। लेकिन इलेक्शन सिंबल जो है उसकी एक अहमियत ही तो ये हमेशा से यही होती है कि जी अगले बंदे को पता हो जब उसने वोटिंग बूथ में डालना है तो वो एक मेंटल रिकग्निशन है कि जी शेर को डालना है या तीर को डालना है या बल्ले को डालना है। अब सामने अगर रोलर कोस्टर आ जाएगा तो वो बंदा एक ब्रांड आइडेंटिटी कंफ्यूज हो जाएगा। और प्लस अगर वो क्रिकेट के ही एम्बिट में रहते तो वो नहीं रहने देंगे ना, वो तो एक को विकेट चिकेट बॉल जॉल दे दी, बाकियों को देंगे रोलर कोस्टर दे दिया एक बंदे को। देखिए बहरहाल इस वक्त जो है ना ये सीखने का वक्त है। एक तो जो PTI के चेयरमैन साहब कहते होते थे कि मैं तो चोरों से बात ही नहीं करता, वो चोरों से बात करते होते तो इस वक्त बेहतर सिचुएशन में होते। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो सपोर्टर भी हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त हैं, सख्त लौंडे हैं। उनको भी ज़रा इजी होने की ज़रूरत है। और ये वो मौका है कि बैठ के मुंह से झाग निकालने के बजाय ना अब बातचीत शुरू करें। ये जो ज़्यादती हो रही है ना PTI के ख़िलाफ़, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन ये कहना कि ये सब कुछ कायनात में पहली दफ़ा हो रहा है, नहीं। एक एक इंसिडेंट जो है ना वो हम गिनवा सकते हैं कि ये 2018 में कब हुआ था, ये 2002 में कब हुआ था, ये 96 में कब हुआ था, ये 71 में कब हुआ था। सो इस वक्त बैठ के ना बात करें कि अच्छा बस अब अपना सब कुछ पता लग गया है, आगे की तैयारी करें, आगे कैसे चलना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूथ डज नॉट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि इसका ये जो पूरी जो प्रोसीडिंग्स चली हैं और जो रिजल्ट निकला है इसका ये नतीजा ज़रूर हुआ है कि नाउ इलेक्शन एक्ट में जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उस पे अब बाकी पार्टीज को वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम इसको भी मेक श्योर कि हमारे खिलाफ ना प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। या उनको पता है कि हमारे नाल इतनी बुरी नहीं होनी, या तो उनको पता ही हो तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जब वैसे भी किसी में से मसला निकालना हो ना तो वो तो बहुत आसान है। अभी आप मुझे बता रहे थे इस सिंबल्स जो PTI के जो कैंडिडेट्स यूज कर रहे हैं, कुछ और सिंबल्स भी डिस्कशन हो रही थी कि अपेरेंटली वो PTI को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप कौन से यूज करें। कहीं पे कोई सब्ज मिर्च भी थी और कोई बहुत नहीं। अगेन वो तो जो आज़ाद को जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा। एक उसमें भी होता है कि आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि जी मुझे ये जो आपने दे दिया है बड़ा एम्बैरसिंग है, लेकिन अब टाइम ही कोई नहीं। हाँ, लेकिन इस तरह आप चूज नहीं कर सकते। अच्छा देखिए इसमें असल में एक और पॉइंट फिर आगे बढ़ते हैं कि ये देखें अर्बन वोटर की हद तक तो एक तरह मामला इतने मुश्किल नहीं है जिसको आप कहें कि जी अब हर बंदा अपने इलाके में जाके आज से लेके इलेक्शन डे तक वो कैंपेन करनी पड़ेगी कि यार मैं रोलर कोस्टर या बैंगन या लाल मिर्च के इंतखाबी निशान से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ वही PTI का मेंबर हूँ, मैं हूँ ही आपके हल्के का और मुझे वोट आपने डालना है, जाके बैंगन को मोर लगाओ। अब ये तो अर्बन वोटर समझ जाएगा, उनको अब सोशल मीडिया के थ्रू कैप्चर भी कर लेंगे। एक खासी तादाद रूरल वोटर की भी है जो PTI का वोट बैंक वो भी है, उनको कैसे आप समझेंगे? नहीं, और लेकिन इसमें एक और मसला भी है, वो ये है कि जो मैं पिट भी रहा हूँ कि काश हमने अपने पेपर फाइल कर दिए होते आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे। इस वक्त 3-3 लोग घंटियां बजा के कहेंगे असल PTI मैं हूँ। हाँ वही ऑब्वियसली बेसिकली ये होता रहेगा। सर हम लेट हो गए सर। देखिए कम से कम हमने ये कैंपेनिंग करके ना जमानत नहीं थी जब्त होने देनी। हाँ। वो 25-50 हज़ार बच जाना था। चले सर
हम भी सीखे हैं नेक्स्ट टाइम जी जी इंशाल्लाह। आगे चलते, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन ने एक कंसल्टेशन सेशन होस्ट किया था लाहौर में, जहाँ पे हमारे पंजाब के प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर मिनिस्टर डॉक्टर जमाल नासिर साहब मौजूद थे। एंड कॉन्वर्सेशन हो रही थी, प्रपोजल्स फॉरवर्ड किए हैं जी उन्होंने कि जो लिमिट है, अपर एज लिमिट है औरतों की, विमेन गर्ल्स की एक्चुअली, टू गेट मैरिड शुड बी, जो भी 16 है उसको 18 किया जाए। तो उनका ये रैशनल था कि उनकी व्हेन अंडर एज गर्ल्स या माइनर गर्ल्स की आप शादियां करा देते हैं तो उनकी फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली उन पे ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि फॉर लाइफ इट स्टिक्स विद देम। एंड आई फॉर वन एग्री विद दैट। आई डोंट नो व्हाट यू बोथ थिंक अबाउट इट। नहीं बिल्कुल एग्री। अच्छा, वैसे सिंध में तो 18 कर दी गई थी 2019 शहरी रिमांड का जो था, जो बिल्कुल मेजॉरिटी से पास हुआ था एक्सेप्ट फॉर 2 पार्टीज, और बाकी जगहों पे अभी तक 16 है। ये 1800 से लेके 1920s फिर 1960s के अंदर इस चीज़ की तब्दीली लाते लाते, लेकिन अभी भी हम हर जगह सिंध इज द ओनली प्रोविंस आप कर नहीं पाए इसको आगे, और उसकी समझ से बाहर है क्यों ऐसी बात, मतलब। और जो बाकी जितने आपके ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग हैं और बाकी जो इस सेशन में भी मौजूद थे, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने भी इस बात का किया कि ये अभी तक इस एरिया में क्यों कितना बड़ा इशू है और इसको ठीक करना चाहिए। मेरी तो इसमें ना तनवीर जहां वाला आर्ग्यूमेंट है मेरा, और वो ये है कि या तो आप बच्चियों की शादी की कम से कम उम्र 18 कर दें, और या फिर वोट डालने का हक और गाड़ी ड्राइव करने का हक भी 16 पे दे दें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक लड़की शादी के लिए फिट है तो फिर वो वोट डालने के लिए भी फिट है, फिर वो गाड़ी चलाने के लिए भी फिट है, और अगर उसके लिए 18 है तो फिर ये काम भी 16 पे। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन अच्छा, एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि जो कानून आया था कि जी ये लिमिट होगी फॉर वुमेन्स मिनिमम एज टू गेट मैरिड, उसका बेसिकली वो जस्ट टू प्रिवेंट फोर्स्ड मैरिजेस आया था। और ये जो हमें ये अंडरस्टैंड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि फोर्स्ड मैरिजेस और marrying at with your own consent as a minor, इन दोनों में फ़र्क है। एज रेलेवेंट हो जाती है उस पर। अगर आपने फोर्स करवाना है तो वो तो किसी एज पे भी आप करा सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये 18 भी जो एज है, देखें उसमें सिर्फ मेरा आर्गूमेंट ये है कि एक 18 ईयर ओल्ड जो आज से 20 साल पहले 18 ईयर ओल्ड था, तब मसले और थे, तब चीज़ें और थी, शायद उसका जहन जो है, दिमाग, मैं समझता हूँ ज़्यादा संजीदा था। आजकल के जो 18 ईयर ओल्ड हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप उनसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शायद वो इतने, मेरा अपना ख्याल है ये, क्योंकि जनरेशनली आपको नज़र आता है कि चीज़ें चेंज होती हैं, तो इसको तो मेरे ख्याल में आपको इस जनरेशन के लिए 25 कर देना चाहिए। देखिए, एक तो मसला ये है ना कि अगर आप लिमिट 16 भी लगा रहे हैं, 18 भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद फिर भी शादियाँ हो रही है माइनर गर्ल्स की, ये तो एक आपका मैथ स्केल पे बहुत बड़ा मसला चल रहा है। और एक दूसरा मसला ये कि इवन इफ यूर अंडर 16 और अबव 16 आपकी नॉन कंसेंशुअल आपको फोर्स किया जा रहा है टू एंटर इनटू मैट्रिमनी। इसमें ना और भी है चीज़, वो ये है कि हमने जो डाटा हमारे पास है ना, उसके मुताबिक जब ख़वातीन की शादी लेट होती है, और इसके अलावा जब ख़वातीन पढ़ी लिखी होती हैं, जब ख़वातीन वर्क फोर्स का हिस्सा होती हैं, तो वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। ये हमारे पास डाटा मौजूद है। आप इस थॉट को प्लीज होल्ड करिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बैरिस्टर गौहर साहब के घर पे। उनके बेटे और नेफ्यू को मारा पीटा था और डॉक्यूमेंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी कॉन्फिस्केट किए गए थे। उसके बाद आई बिलीव देयर इज अ डेवलपमेंट इन दैट स्टोरी। अ फ्यू ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन सस्पेंडेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 अफसरान को सस्पेंड किया गया है समेत एक SHO के। वो कहते ये हैं कि बहुत मसला ये है कि कल जब IG साहब आए अदालत में तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, सिवाय इस चीज़ के कि हमें टिप मिली है कि वहाँ कोई प्रोक्लेम डिफेंडर्स हैं जो उस घर में हैं। लेकिन जब हमें पता चला वो बैरिस्टर गौहर का घर है, हम वहाँ से चले गए। ये उनका बयान था। उसके बाद मज़ीद जब इस्लामाबाद पुलिस की ट्विटर पेज पे भी इस किस्म की बातें हो रही थी, उसके बाद उन्होंने अपना बयान थोड़ा चेंज कर लिया कि नहीं जी, वाकई में हम ही गए थे पुलिस वाले, और हम घर के अंदर गए थे। तशद्दुद का उन्होंने उस बात को तस्लीम नहीं किया। अलबत्ता ये मान बैठे हैं वो कि जी डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर हमने कुछ लेके गए हैं वहाँ से,
और बैरिस्टर गौहर की ये भी स्टेटमेंट थी कि उनकी वाइफ कल जब उन्होंने अपनी वो वीडियो दिखाई थी, उन्होंने उसमें वो आई थिंक वो पीटीआई के रऊफ हसन साहब एंटर हो रहे थे, तो अब वो बता रहे थे कि मेरी उनकी जो बेगम है उनको और भी, अब अगेन जो उनके मुताबिक तो, और वीडियो में भी उनके बेटे का खून निकल रहा था यहाँ से, और जो भतीजा है उसका भी कुछ लाल हुआ था, लेकिन ये बहरहाल देखें अब ऑब्वियसली इसमें सिर्फ एक जो मेरा पॉइंट आता है कि अगर तो ये फ़र्ज़ करें ये चीज़ बहुत देर से हम देख रहे हैं हो रही है, एक ही ख़ास ग्रुप के हवाले से हो रही है, उनके साथ हो रही है, जो कि हम नहीं अच्छा लगता, मजम्मत करते हैं उस चीज़ की। कल सिर्फ हुआ ये कि उनकी टाइमिंग जो थी वो इस किस्म की थी कि बैरिस्टर गौहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद थे जब ये सारा कुछ हुआ, और ये सारा कुछ उनके सामने अनफोल्ड हुआ है। और अटॉर्नी जनरल साहब जो है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी मौके पे बुला लिया गया, आईजी साहब को मौके पे बुला लिया गया, बैरिस्टर को कहा कि आप इनके साथ जाएँ, इनकी तसल्ली कराएँ, नहीं होगी तो आप एप्लीकेशन रिटर्न लिख के दें मुझे, मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा। तो यानी कि ये जो सस्पेंशंस हुई हैं इसकी वजह मेरा अपना ख्याल है, अगर ये चीफ जस्टिस से हट के किसी और टाइम पे हुई होती, चीज़ सुबह के 4 बजे हुई होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि सस्पेंशन भी होनी थी, या पता भी चलना था कि ये पुलिस थी या कोई और थी। और इससे मेरे ख्याल में इस केस से इन एनी केस बैरिस्टर गौहर को, चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन डालनी चाहिए कि जी ये क्या मामला है कि एक घर के अंदर घुस के आप जो मर्जी करते फिरें, वो भी आपके कैपिटल के अंदर, एक ऐसा शख्स जो एक पार्टी का, सब आपकी बिगेस्ट पार्टी का चेयरमैन है, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज का चेयरमैन है, आप ये ऐसे कर सकते, तो मुझे बताएं पीछे बात क्या रहेगी। देखें, जहाँ तक तो ये बात है ना कि सस्पेंशंस वाली, वो तो चलें हो गई, वो कितनी देर रहेंगी पता नहीं, लेकिन अक्सर ये होता है जैसे आपने जिक्र किया कि पता ही नहीं लगता कि कौन आया था। यहाँ पर इस केस में भी ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात शायद कम अहम थी कि वो चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में थे, क्योंकि बहरहाल घर में क्या हो रहा है वहाँ पे तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह का उनका घर था ना, उन्होंने ज़रूर वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किए होंगे। उनके पास ज़रूर फुटेज भी होगी। वो फुटेज अभी तक उन्होंने बाहर नहीं निकाली। उसकी वजह ये है कि ऐसे मौक़ों पर आपकी ये भी डील होती है कि अच्छा आप फुटेज ना निकालें, हम आपको इस तरह से कॉम्पनसेट कर देंगे। ये जो कैमरास लगवाने वाला आइडिया है ना, इस मुआशरे में ये बहुत अच्छा है। पर इन सब में जो एक चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि जो जिनकी सस्पेंशन हुई है, वो दे एक्चुअली रियली एट फॉल्ट हियर, अपनी नौकरियां खो गए हैं, और नहीं, वो नौकरियां नहीं, कोई सस्पेंड हुए हैं, वापस आ जाएंगे, वो तो कोई इजी है, या उनको किसी ऐसे हार्ड एरिया भेज देंगे। ठीक है, बट उसके अलावा भी द काइंड ऑफ सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क भर में हो रही है, आप जो बात कर रहे हैं कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के घर में ये सब कुछ हो रहा है, और द होल नेशन इज लुकिंग टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट फॉर सम फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी या सम फॉर्म ऑफ एक्शन। देखिए, ये हमेशा से हो रहा है, मतलब इसमें से अगर आपने मुस्बत पहलू निकालना हो तो वो भी निकल सकता है, और वो ये है कि एक ये जो सारा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था जो कि इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये पहले मानते नहीं थे कि ये होता है, तो फाइनली अब सबको पता लग गया कि ये होता है। बाकी तो सारा मतलब आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो पहले से कह रहा था कि ये होता है, तो ये एक किस्म की तो अच्छी बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक, नॉट टू साउंड क्रैश, बट एक रियलिटी चेक के तवसत से ये शायद एक मुस्बत पहलू है इसके अंदर, कि उनको समय, और वो भी, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी मेरे ख्याल में एक रियलिटी चेक ही है। तो चलें, अच्छा, इस पर हमने काफ़ी बात कर ली, आगे चलते हैं। एक और खबर जो है कि जी जेल के जो कैदी हैं मौजूद, वो वोट दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, उसका मैकेनिज़्म और उसकी बाकायदा चीज़ की तफसीलात तलब कर ली गई हैं, और यही कहा जा रहा है कि प्रिजनर्स को राइट टू वोट होना चाहिए, उनको वोट डालना चाहिए, और इसका प्रोटोकॉल को बनाया जाएगा ताकि वो भी वोट डाल सकें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और जाहिर है इसके दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना। एक तो ये कि अगर जिस तरह लाहौर की सेंट्रल जेल है, तो जहाँ पर वो जेल है, अगर उसको हल्का समझा जाए और सारे उधर प्रिजनर को कहा जाए कि यहाँ पे वोट डाल दो, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि उनके आईडी कार्ड पे जहाँ का भी एड्रेस है वहाँ पे पोस्टल बैलेट हो। सो पोस्टल बैलेट वाली चीज अगर ज्यादा मेक सेंस, मुश्किल काम दे रहे हैं, ठीक है, मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट इट मेक सेंस कि जहाँ का उसका आईडी कार्ड है वहाँ वोट डालें, वरना हल्का बड़ा हो जाएगा ये वाला। सो अगर ये मुमकिन है, आप कह रही हैं मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है, होगा मुश्किल, लेकिन अगर ये मुमकिन है तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट डालने का हक दें। वो कहेंगे हमें क्यों नहीं, क्योंकि बात तो वही है कि या तो आप इंडिया वाला निज़ाम रखें कि जी हम डुअल नेशनैलिटी देंगे ही नहीं, हम मानते ही नहीं।
अगर आप इजाज़त देते हैं डुअल नेशनैलिटी की तो फिर उनको वोट भी डालने दें। जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका में आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो आप खत से वोट डाल सकते हो, तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? देखिए ओवरसीज़ का तो ये डिबेट बहुत गर्म रही है। पीटीआई के दौर में उन्होंने काफ़ी कोशिश और काविश की कि ये चीज़ हो पाए, नहीं हो पाई। अभी तक इसका प्रॉपर जो है सिस्टम नहीं बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं, ये वो ईवीएम का भी एक चला था कि वो हम लेकर आएंगे, वो भी नहीं कर पाए ये। और मेरे ख्याल में हमारी रिजिडिटी जो है ना इलेक्शंस के हवाले से, वो चेंज होनी चाहिए। ओवरसीज़ के देखें को आप एक फ्रेमवर्क बना दें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का यहाँ स्टेक है, यानी कि वो को टैक्स देते हैं यहाँ पे, यहाँ ये भी टैक्स अथॉरिटी है उनकी, को इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इस मुल्क के अंदर, वो सरमाया किसी तरह लेकर आते हैं, तो फिर तो ठीक है, उनको हक होना चाहिए। इस चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ कि कोई सेकंड या थर्ड जनरेशन है जो आज तक पाकिस्तान आया ही नहीं, अलबत्ता उन्होंने सिर्फ अपना वहीं से नाइकॉब बनवा लिया, तो उनको भी वोटिंग का राइट होना चाहिए। फिर तो वो मेरे वोटिंग राइट पर इन्फ्रेंच करता है जिसने वोट दे के किसी चीज़ बंदे किसी शख्स को लाना है हुकूमत में, और उससे मैंने मुतासर होना, उस शख्स ने तो नहीं मुतासर होना ना। तो मेरे ख्याल में अगर तो इस किस्म की चीज़ कोई हो, जो आई थिंक कोशिश कानून साजी इसी तरह की हो रही थी कि उन शख्स को दिया जाए जिनका यहाँ पे कुछ स्टेक है, तो फिर तो बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इससे। लेकिन इसको ब्लैंकेटली कहना जी ओवरसीज वोट देंगे तो वो शायद ठीक नहीं है। स्टेक है, बट इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, shouldn't you automatically qualify? नहीं है ना, लेकिन हाँ नहीं, दूसरी एक और चीज़ ना कि वो जो अगर बंदा टैक्स फाइल करता है अपना, वो चाहे नील ही क्यों नहीं कर देता, तो उसको भी फिर होगा। क्योंकि देखें वो तो यहाँ पे कई लोग हैं जो कि यहाँ रहते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं और पहली फुर्सत में अपना पैसा यहाँ से बाहर ले जाते हैं। तो वो तो हमारे पास क्या निज़ाम है ये चेक करने का कि कौन ऐसे कर रहा है और उसको वोट नहीं डालने देना। सो मेरे तो ख्याल में वोट देना चाहिए सबको। उनकी शायद ओनरशिप इससे डेवलप हो, शायद वो इस वजह से यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और कुछ भी ना हो। देखिए बात बड़ी सीधी सी है कि ये जो एक है ना हमारा ज़ेन बन गया, बाकी जी जो बाहर रहते हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनको नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है, वो सारा कुछ नहीं। बट लाइक वो बात आर्गुमेंट है क्या इन डूइंग अगेन, लाइक नॉट अलाउइंग देम टू वोट? इशू क्या है? यही है ना कि जी वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनको यहाँ की रियलिटी का क्या पता। वो जिसको वोट देंगे वो मौजूद जो यहाँ बैठे उनको पता है रियलिटी। एग्जैक्टली यही सवाल है कि यहाँ पे कौन से आइंस्टाइन बैठे हुए हैं, तो अगर वो किसी को गलत बंदे को भी वोट कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और इतना स्कैटर्ड उनका वोट बैंक होगा। और मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ पे देखिए उनकी जो पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन जो है वो शायद पॉलिटिकली अवेयर हो। उनकी जो आई थिंक थर्ड जनरेशन है उसको तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या है और क्या, ना वो चाहते हैं राइट। ये तो वहाँ पे वो लोग हैं जिनके शायद अभी तक यहाँ रिश्तेदार हैं। चलो ये भी मान लेते हैं जी कि अगर आप वहाँ से कमा रहे हैं या कुछ आपका स्टेक नहीं है, लेकिन आपके यहाँ जानने वाले रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, आप उनको तो खुश देखना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है, देनी चाहिए। मैं एग्री कर रहा हूँ कि उनको राइट देना चाहिए, लेकिन किसी फ्रेमवर्क की ब्लैंकेट कह देना जी कि आप दे दें तो नहीं। लेकिन अगर वो नहीं देना चाहते, ये उनकी अपनी मर्जी है, आप उनको राइट तो दें। नहीं, और वैसे भी यहाँ पे ईवीएम भी तो बैठ ही जाता है ना, तो वहां से अगर पोस्टल टाइम पे नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे 3-3 दिन बाद भी रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के। ये हर चीज हमें तो पता है कैसे मैनेज करनी है, उनका दिल बहलाने के लिए दे दें। आप ऐसे ये देखें कि इसी से एक और बात पे आ जाते हैं कि अब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आप टेक्स्ट कर सकते हैं 8300 पे, और आप अपना हल्का पता कर सकते हैं। तो ये तो एक तो सब जो भी हमारे शोज खैर देख रहे हैं वो ये चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि अब नंबरिंग चेंज हो गई है। पिछले इलेक्शन से अब सारे हल्के जो हैं वो चेंज हो गए, तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि आबादी जो बढ़ गई, और दूसरा इसमें एक मसला है कि पिछले साल 2018 से लेकर अब तक इसमें फ़र्क सिर्फ ये कि अब अगर आप मैसेज डालते हैं तो आपका पोलिंग स्टेशन अभी नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन वो उसकी वजह है, वो अपडेट होगा थोड़े दिन में, वो आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले तक जब आप कर रहे थे तो आपको आपका ख़ानदान नंबर भी बता रहा था, सिलसिला नंबर भी बता रहा था, लेकिन हल्का नहीं बता रहा था। हल्का अभी उसने हफ्ता पहले बताना शुरू किया। आप वेट करें सिस्टम को अपडेट होने दें, टाइम है उनको प्लीज। और इससे देखें एक अच्छी चीज़, क्योंकि ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीज़ हुई है, जो ये हम ओवरसीज़ की बात कर रहे थे, ये नंबर जेल्स, इससे आई थिंक और अंदाज़ा हुआ लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको पहले मेरे ख्याल में कोई ऐसा देखा नहीं जाता था, बहुत एक ख़ास वक्त पे जाके वो एक्टिव होते थे, आई थिंक उनको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है। कि ये जो रिजिडिटी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि अब अगर पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में घुस गए तो सबके देखें फिर एक एक करके। अगर ओवरसीज़ को देना है, ईवीएम लानी है तो करें। और अगर अब तो देखें ना, ये इलेक्शन हो गया, अब आपके पास 5-1 साल हैं,
सो आई थिंक ये सारे इकदाम जो हैं ये अब आपको लेने चाहिए ताकि अगला इलेक्शन जो है उसमें सारी चीज़ें ये तय पाई हों। बिल्कुल। दूसरा ये कि वो जो है ना कि जो आप कह रही थी कि जी उनको आराम से अभी करने दें अपडेट चीज़ें, नहीं, मैं हफ्ता पहले से चेक कर रहा हूँ और उसकी वजह क्या है कि पिछली दफ़ा मेरा और मेरी जो बेगम है उनका मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे था, बल्कि एरिया ही मुख्तलिफ था। सो इस दफ़ा हमने वो ठीक कराया, फिर मैंने चेक करने के लिए कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने एक हफ्ता पहले किया, पता लगा कि वो सिलसिला नंबर, ख़ानदान नंबर सब एक हो गया, लेकिन अभी हल्का नंबर आया नहीं। अब वो हल्का नंबर भी आ गया, आहिस्ता आहिस्ता वो नहीं, ये बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपका इन्हीं 4-5 साल के दौरानिया में इलेक्शंस के बाद, पिछले इलेक्शन के बाद अगर आपकी शादी हुई है तो ये नहीं होगा कि आप ऑटोमेटिकली नादरा जो अपडेट कर देगा, अनलेस आपने अपनी बेगम का आपने ID कार्ड जो है अपग्रेड कराया और एड्रेस मुस्तकिल जो है वो चेंज कराया, तो फिर आपके हल्का सेम होगा, उनका हल्का वही होगा जो पुराना था और आपका डिफरेंट होगा। नेम चेंज होगा तो फिर वो फैमिली आपके साथ होगी ना। बिल्कुल। दूसरी कई दफ़ा फिर भी नहीं ना करते, कई दफ़ा यहाँ ये भी होता है कि आपका चेंज हो गया, सारा कुछ हो गया, आपने इस तरह की बहुत कंप्लेंट सुनी होगी कि हल्का बंदियाँ, मतलब प्री पोल रिगिंग का जो सबसे पहला हरबा होता है वो होता है नई हल्का बंदियाँ, कि अच्छा किसकी सपोर्ट किस जगह पे है, अगर हम इधर से डिवाइड करें तो इतने इस पार्टी के सपोर्टर नए दूसरे हल्के में चले जाएंगे तो वहाँ पे उनको टफ टाइम मिल जाएगा। सो इसकी वजह से कई दफ़ा वो अलग-अलग कर देते हैं। अगेन आप जाएंगे ठीक करवाएंगे वो हो जाएगा, लेकिन इतनी पेन कितने लोग लेते हैं, कौन करेगा। दूसरी चीज ये कि जो काम कहा है ना कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल उसका काम होता है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि साल पहले बनती है। इलेक्शन कमीशन तो कायम रहता है, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो 5 साल होता है। मतलब तो बात ये है कि ये इस दफ़ा जो फटे हुए हैं ये हर दफ़ा होंगे कि अच्छा जी कि नई मरदमशुमारी कब होगी, अच्छा जो नए हल्के हैं वो नई मरदमशुमारी भी बनेंगे, पिछली मरदमशुमारी भी बनेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है कि हर इलेक्शन में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, ये मसाइल हमारे कायम रहेंगे। ये मसाइल तो कायम रहेंगे, लेकिन एक और मसला आप बता रहे थे पहले कि इंसुलिन शॉर्टेजेस प्रेडिक्ट की गई हैं, प्रेडिक्ट की हैं कि एक्चुअली जी हमने कल भी एक अद्वियात के वाले से हमने कल भी बात की थी, पहले भी करते रहे हैं, तो लेकिन इंसुलिन ज़ाहिर है एक बहुत ही ये मामला फिर डायबिटीज़ की हद तक आ जाए तो बड़े ख़तरनाक होते हैं। गुजरात से खबर है कि वहाँ पे इंसुलिन की शॉर्टेज है। वही वाली बात, ब्लैक मार्केट में अब फ़रोख्त होना शुरू हो गई है महंगे दाम पे है। पीछे इंतज़ामिया की उसकी जो देने की नीयत है उस पर भी शक किया जा रहा है। पेशेंट्स परेशान है, अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, दीगर जगहों पे जा रहे हैं कि इंसुलिन मिल जाए। और एक देखें बाकी दवाइयों का तो एक मुतबादिल जो है वो आपको मिल जाता होता है डिफरेंट सॉल्ट से या डिफरेंट ब्रांड नेम से, रादर सॉरी। इंसुलिन तो इंसुलिन है, वो तो आपको चाहिए कोई डायबिटिक हो, वरना तो मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आप ब्लैक मार्केट की बात कर रहे हैं ना, उसमें ये भी तो मुमकिन है कि ब्लैक मार्केट में जो मिल रही है वो इम्पोर्टेड हो, वो लोकल ना हो। और अगेन जिस तरह हम कल बात करते हैं कि लोकल वो ना बना रहे हो क्योंकि जो हुकूमत ने प्राइस सेट की है वो उनको वारा नहीं खाती। अब मुझे इस पर एक और बात ये याद आ गई कि कल ही आप लोग एक और ख़बर कर रहे थे कि ख़वातीन अब से बसेस ड्राइव करेंगी। अच्छा, वो अमेरिका में भी बसेस अक्सर ख़वातीन करती हैं और उसमें कई स्कूल्स वाली भी होती हैं। और वो खैर मैं जो बात करने लगा उसका ख़वातीन या मर्दों से ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पे एक नई कानून साजी पिछले साल हुई है कि बच्चों के जो बसेस ड्राइव करते हैं ड्राइवर्स, खातून या मर्द, उनको अगर डायबिटीज़ होगी तो फिर इसकी इजाज़त नहीं रहेगी। सो वो उधर काफ़ी वो परेशान है कि जी मतलब हमारा तो ये रोज़गार है और डायबिटीज़ अगर हमें हो गई है, हम जाते हैं मंथली चेकअप करवाते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, अपनी सारा कुछ करते हैं। और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है डायबिटीज़। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा मसला है डायबिटीज़। इज द रीजन व्हाई आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि कहते हैं ना कि जब लो होती है तो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जब लो होती है तो दे कैन लूज कंट्रोल ऑफ या वीकनेस हो जाती है ना आपको, बिजीनेस या इस तरह कोई चीज़। हाँ, बट देखें चलिए तो इसको पूरा अगर बांधा जाए कल के प्रोग्राम और आज की इस खबर से, तो मेरे ख्याल में इंसुलिन और बाकी अद्वियात के ऊपर अब वक्त आ गया, गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखिए हर चीज़ लटकी हुई है ना। अब मसला ये है कि 8 फरवरी दो डेट्स आ गई हैं कि जी 8 फरवरी से पहले जो काम है वो तो कोई काम नहीं हो रहे। अब हर बंदा कह रहा है जी इलेक्शन के बाद करेंगे। जैसे जब आप दिसंबर के महीने में आ गए थे जी अगले साल देखेंगे, अब इलेक्शन के जिस बंदे से आप बात करें जी इलेक्शन के बाद देखेंगे, ये एक मजीद बहाना मिल गया उनको। दूसरी एक और चीज़ ये है कि काफ़ी चीज़ें हो भी रही है हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है सारा कुछ इस वक्त। और देखिए एक और उसमें चीज़ मैं तो हर दिन क्रैकडाउन सुन रही होती हूँ। ये जब कहते हैं ना कि हमने कीमत नहीं बढ़ानी क्योंकि उससे हमारे पॉलिटिकली हमें नुकसान पहुंचेगा, तो
चीज़ की कभी भी कमी तो नहीं रहती, जाहिर है वो चीज़ बाहर से कहीं से आ जाती है। अच्छा, जब बाहर से आती है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो इम्पोर्ट ही होती हो, वो बहुत मुमकिन है कि स्मगल होती हो, तो उससे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है उससे बेहतर नहीं है कि आप यहीं पे कीमत बढ़ा दो ताकि आपका मैन्युफैक्चरर जो अंदर बैठा है वो बना ले। और आई थिंक लोगों को गवर्नमेंट को चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये PR एक्टिविटी नहीं है कि जी हमने देखें दवाई की कीमत कितनी कम रखी हुई है अपने अवाम के लिए। ये असल में अगर वो मिलेगी नहीं चीज़ तो अवाम तो और होगी। देखिए दवाई है, उसकी एक कीमत है जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर महंगी होगी तो वो महंगी है, आपने दवाई लेनी है। ये मतलब जूस तो है नहीं या शैम्पू तो है नहीं कि यार इसका ब्रांड चेंज कर लेते हैं, जरा सस्ता वाला ले लेते हैं। दवाई तो दवाई है, आपको चाहिए उसके लिए एक शख्स जिसको वो चाहिए, उसको जितने भी पैसे पर चाहिए होंगे वो कहीं से अरेंज करके वो दवाई खरीदेगा। तो आप गवर्नमेंट जो है और ड्रैप जो है इस चीज़ में अगर थोड़ा सा सेंसिबली काम ले और प्राइसेस रिवाइज कर दे तो ठीक है। और बस एक बॉडी बना दें, उसमें प्राइवेट सेक्टर से भी लोग बिठा दें और उनको भी ओनरशिप लेने दें, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाएं कि जी देखें ये कमेटी हमने बनाई थी, इसने फैसला किया बढ़ाने का। तो बस ये तो ना कम्युनिस्ट हुआ प्लेटफॉर्म सोच हुई, ना कैपिटलिस्ट सोच हुई, ये पता नहीं कोई दरमियानी सी सोच है इस सारी चीज़ के ऊपर। नॉट अ वेरी वेल थॉट आउट सोच जो प्लान बनाते हैं। अच्छा, वो एक ये भी मैं सुन रही थी कराची में भी कोई कोविड के केसेस सामने आए हैं, तो अब ये ना हो कि जी अब मतलब आई एम नॉट कोविड से बचाओ तो नहीं है जो कि, लेकिन उसका स्प्रेड जो है वो आपको ये वही है जो JN1 है जो पहले हमने कहा था कोई केसेस नहीं, अब 2-3 आ गए इसके केसेस मेरे ख्याल में। हाँ, तो वो 5-10 केसेस पे तो खबर भी नहीं बनती। मेरे ख्याल में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे आप अगर परहेज करना चाहते हो, आप मास्क पहनना चाहते हो तो बिल्कुल इसी से। लेकिन एक और चीज़ जो अगर हेल्थ की बात हम कर रहे हैं तो जो सेहत कार्ड है उसके ऊपर एक चेंज है पंजाब की हद तक। पहले तो सेहत कार्ड के ऊपर आपको एक ये भी अगेन पिछली हुकूमत की एक अच्छी चीज़ थी मेरे ख्याल में, ये तो एक उन्होंने अच्छी चीज़ दी थी लोगों को यूज़ करने के लिए। अब इसके अंदर उन्होंने कर दिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका 50% अमाउंट जो है वो सिर्फ दिया करेगी गवर्नमेंट। ये 16 जनवरी से ये चीज़ हो जाएगी और बाकी अमाउंट जो है वो आई थिंक पेशेंट को खुद। प्राइवेट अस्पतालों ने शायद कीमतें बढ़ा दी हैं अपनी से। सोच तो अच्छी हो सकती है लेकिन अगेन वो वेल थॉट आउट नहीं था ना कि ये बजट आएगा कहाँ से। मतलब अब ये जो उन्होंने पार्टनरशिप की थी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, अगेन इस पे जो सारा डाटा था, इनकी अजम्पशन ये थी कि एक वक्त में 7.5 लाख से ज़्यादा लोग बीमार नहीं होंगे। अब ये किस डाटा के मुताबिक इन्होंने कायम की थी ये भी नहीं पता। फिर इसमें जो सबसे बड़ा मसला था कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको ठगी नहीं लगा रहे। ये बहुत बड़ा मसला था क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता ये है कि आप जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो ना तो वो फिर कायम रहता है, वो आपका ही है। प्राइवेट अस्पताल जो ले गया इसमें असल में हो ये रहा था कि जब ये इससे पहले कि जब आप इलाज के लिए जाते थे और आपके पास सेहत कार्ड था तो प्राइवेट कुछ अस्पताल, मतलब ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ देम, वो ये कहते थे कि यार आपने अगर इलाज कराना तो आप मुकम्मल तौर पे अमाउंट जो आपकी टोटल अलाउड है वो टोटल करें और टोटल चार्ज करें। आप ये भी चीज़ करा लें वो भी। उसकी वजह ये थी कि अस्पताल को तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने थे और इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने थे हुकूमत ने। तो वो जो ठगी की बात कर रहे हैं आप, वो थी ये कि वो कह रहे थे कि फिर वो बहुत ही लिबरल होकर कह रहे थे इलाज करवाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं हो सकता। पब्लिक में तो पैसे नहीं मांगते, पब्लिक तो पर्ची पे चलता है, तो मतलब 100 रुपए की या 200 रुपए की जितनी भी पर्ची है उस पर आपका इलाज हो रहा है। राइट, बट ये मतलब हेल्थ केयर की हद तक है। यहाँ तो ये भी मसला है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो वैसी हैं, अगर आप ज़ाती तौर पे इंश्योरेंस लेना चाहें सेहत कार्ड से हटके, तो ये अभी रिवाज शुरू हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस का देने का। वरना तो हमारे पे यहाँ ऑटो कार इंश्योरेंस से लेके बाकी जो इंश्योरेंस वाली चीज़ें हैं वो थी नहीं। और ये भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको नहीं अभी कोई भी कंपनी दे रही ना, वो कवर करते हैं इस चीज़ को। वो आपको हर चीज़ की एक मखसूस वैल्यू दे देते हैं और आउट पेशेंट थोड़ा सा दे देते हैं। दिस हाईलाइट्स द फैक्ट कि बस आप एक नई चीज़ ले आते हैं, आप कोई प्रॉपर एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं लेते बेस्ड ऑन डेटा दैट यू एक्चुअली हैव, और वो एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम राइट सोर्सेज, और आप एक डिसीजन ले लेते हैं जस्ट फॉर PR बेसिस पे। सेहत कार्ड आ गया जी, सेहत कार्ड आ गया, लेकिन उसकी कितनी सस्टेनेबल प्लान है कि नहीं है ये इस पे कोई सोचता नहीं है। और देखिए जैसे आपने कहा ना कि हमारे पास डाटा ही ठीक नहीं होता। वो डाटा क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि आप कुछ भी करना चाहते हैं, जब आप उसके लिए डाटा कलेक्शन के लिए जाएंगे ना, जितने जो डिपार्टमेंट्स हैं ना उनके कान खड़े हो जाएंगे, आपके राह में रोड़े अटकाए जाएंगे, सबको लगना शुरू हो जाएगा कि ये जी इनको डाटा नहीं कलेक्ट करने देना ठीक, क्योंकि इससे कोई पता नहीं पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी। वो पता नहीं कौन सी बदनामी है, कहाँ होनी है, जिसके इतने खौफजदा हैं और डाटा ही नहीं कलेक्ट करने देते। अब जब डाटा कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कोई भी इंटेलिजेंट डिसीजन लेंगे कैसे?
अगर बिल्कुल मतलब आप किस तरह सस्टेनेबल प्लान कोई बना सकते हैं इस मुल्क के लिए। और दूसरा मैं आप ऑटो कार की बात कर रहे थे इंश्योरेंस की, वो भी अभी तक हमें समझ नहीं आई उसकी भी। मतलब मैं अपनी गाड़ी लेके गया, उसको मैंने कहा कि ये बम्पर लगा है, ये इधर से लगा है, ये इधर से लगा है, उसने सारा कुछ नोट करके उसने कहा ये मैं कर दूंगा। और उसको मैंने एक और छत पे थोड़ा सा स्पॉट दिखाया, मैंने कहा यार इधर भी पेंट कर देना, वो गोल उसे उसने कहा कि ये क्या है, ये कहाँ लगी है? मैंने कहा ये लगी नहीं है, कि मैंने ना गर्म चाय का कप रख दिया था उसके ऊपर। तो कहता है ये तो कवर्ड नहीं है, सिर्फ एक्सीडेंट कवर्ड है। तो मैंने कहा ये एक्सीडेंट ही है। नहीं है एक्सीडेंट नहीं है। ये आपने क्यों किया? ये तो आपने खुद कर दिया। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता होता ऑटो इंश्योरेंस के बारे में कि वो कहते हैं जी कि अगर इंजन भी खराब हो गया या कोई रेडिएटर खराब हो गया या बैटरी जो, तो वो भी देखें ना, इंश्योरेंस जो है वो मैकेनिकल कवर ही नहीं करती, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कवर्ड ही नहीं होता आपकी, वो सब कुछ आपके ऊपर सिर्फ बॉडी, क्योंकि हमें यहाँ पे शौक किस चीज़ का? बॉडी का। और हर गाड़ी की जो बॉडी है उसके ऊपर की वो बस फिट होनी चाहिए। बस ये देखें, अभी मैं मेहनत नहीं कर रहा क्योंकि आजकल लेयर्स करनी पड़ती है ना, स्वेटर फिर ऊपर जैकेट, ये गर्मियां आने दें, जो आपके भाई की बॉडी होनी है ना इस दफा। सर एक पूरा शो किया जाएगा बॉडी पे। चलें इसी नोट पे आई वुड लाइक टू क्लोज द शो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 11 PM एट बोलो TV, बोलो जनाब टीम विल बी राइट हियर। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।